सो हेलो डियर और क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन या पार्ट सेशन 4। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन असली में जीवन में कैसे करते हैं। सो माई सेल्फ देवाशीष, योर मैथ्स एजुकेटर, टीचिंग यू क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आप लोगों ने हमारे पहले लेक्चर्स को नहीं देखा है जिनमें हम लोगों ने ग्राफिकल सॉल्यूशंस को और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी को काफी डिटेल में यूज किया है, तो उसको आप हमारे चैनल में जाकर के जरूर देख सकते हैं। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन टू द एकेडमिक ओरिजिन टू स्टे कनेक्टेड, to stay well-being and to go for a very healthy lifestyle and a very wealthy lifestyle. So it is not taking you too much time, मतलब बहुत टाइम का ये लेक्चर नहीं लूंगा। सिंपल क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे और सब्स्टिट्यूशन पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देख करके ये लेक्चर को निपटाएंगे ताकि आप लोग भी ज्यादा बोर ना हो पाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड होगा ना जिसको हम लोग भी ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बस एक फॉर्मेलिटी की तरह रखेंगे उसको। बस कभी कभी यूज करने का मन करेगा, दिल चाहा मन करेगा तब उसको यूज करेंगे, मतलब जब उसको मन करेगा तो यूज करेंगे, नहीं मन करेगा तो हम लोग अपने फेवरेट मेथड एलिमिनेशन को लगा लेंगे। तो एलिमिनेशन का हमारा नेक्स्ट सेशन जल्दी ही आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 4 को चेक कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन को हम लोग कैसे करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद अ वेरी हाई एनर्जी एंड सभी लोग अपने नोटबुक्स में ये मार्क करके चलिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट सेशन एज। आज के हम लोग टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का होने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड टॉपिक होगा हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, उसको हम लोग डील कैसे करते हैं। तो उन दोनों को आज हम लोग अपने एग्जांपल्स में बहुत ही क्लियरली देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला मेथड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि मेरे मामा का लड़का मेरे भांजे के लड़के से 2 साल बड़ा है, तो अगर मान लो मामा का लड़का क्या हुआ 4 साल का है, तो उसका भांजा का लड़का उससे 2 साल अगर बड़ा है तो क्या बोलोगे, वो 6 साल का है। मतलब कि कोई भी एक किसी चीज को तुम लोग एक्चुअल डिफाइन नहीं कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे हो। ये उससे 2 ज्यादा है, ये उससे 3 कम है, ये उसका 7 गुना है, ये उसका 8 गुना है, ये सब चीजें बता रहे हो ना। मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में, कोई एक चीज फिक्स नहीं है, उसको किसी और वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग करते क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करके देखते हैं। तो अब हम लोग उसको देख के चेक करते हैं कि किस तरह से हमें ये चीज मिलता है। सो व्हाट डू वी हैव एज, हमारे पास इक्वेशन है 7x - 15y इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x + 2y इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास दूसरा इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल्स टू 3। अब हमें करना क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन में एक सिंपल सा काम क्या है, कोई भी दोनों में से एक वेरिएबल को हटा दो। तो अगर मैं कहूं कि x का वैल्यू यहां से क्या आएगा, तो देखना x का वैल्यू यहां से सिर्फ x की बात हो रही है, तो ये 2y को भी उधर फेंक दो, ये LHS के या RHS में फेंक दो इनको, मतलब ये 3 - 2y कर दो। अब जो ये वैल्यू आया है ना x का वैल्यू, इसको उठा के कहां रखना है, ये हमें दूसरे इक्वेशन से मिल चुका है, इसको उठा के हम अपने पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना वो कन्वर्जन कैसे होगा। तो हमारे पास क्या है, 7 × x - 15y इज इक्वल्स टू 2 है। ये पूरी वैल्यू को उठा के यहां पर प्लग इन करो, तो क्या आएगा, 7 × x की जो वैल्यू है वो लिख दो 3 - 2y, और यहां पर अलग से हमारे पास -15y इज इक्वल्स टू 2 बचा हुआ है। अब एल्जेब्रिकली मिस्टेक मत करना, आराम से प्लस माइनस को खोलो, सब्स्टिट्यूशन में इजी हो जाता है। तो 7 × 3 = 21, 7 - 2 14y, और यहां पर बन जाएगा हमारे पास -15y इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको अगर सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास -51 और -15 और -14 कितना दे रहा है हमें, -29y दे रहा है, और यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, मतलब ये इधर शिफ्ट करके देखोगे तो ये कितना बन जाएगा, 21, ये 2 इधर आ जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 19y। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 21 में से 2 गया 19, और फिर जो y का कोएफिशिएंट 19 था वो नीचे आएगा, मतलब 19/19 आ जाएगा। तो 19/19 कट के हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है। तो y का वैल्यू कितना हमारे पास मिल रहा है,
1 मिल रहा है। इससे हम लोग सिंपली बता सकते हैं कि y का वैल्यू 1 जो होगा वो इसका एक सॉल्यूशन होगा। और अगर y का वैल्यू 1 है तो उसको वापस बैक सब्स्टिट्यूट कहां करोगे, वापस उस वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट अपने माने हुए इक्वेशंस में रख दोगे। मतलब x का वैल्यू क्या आया था 3 माइनस 2y, एक बार y की वैल्यू आने को उसको वापस इसमें रख देना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2y, और y का वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 माइनस 2 टाइम्स 1 हमें क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन का फंडा। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग करना क्या है ओरली, सिंपल, कोई भी दो इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हटाना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है, और टर्म्स में लिखते ही उनको यहां पर वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगा ना वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक वेरिएबल मिलते ही सटासट काट काट के हम लोग सिंपल उसको बना के एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हम अब देखते हैं इसके साथ साथ और भी के एग्जांपल्स होते हैं, हम उनको भी चेक करते हैं। अब ये है हमारा आज का पहला वर्ड प्रॉब्लम टाइप का चीज जो आज हम लोग अपने रियल लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब रियल लाइफ में ये काफी एक अच्छा एग्जांपल है। ये एग्जांपल से आप लोग कुछ रिमार्क्स भी अपने कॉपी में बना सकते हैं, या जो मैं कहूंगा उसको आप लोग एनसीईआरटी के बहुत कोने में एक चीज देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करना ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें कुछ चीजें देखने को और कुछ चीजें समझने को भी मिलेंगी। हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स 9 है। तो एक काम करते हैं हम लोग अभी के लिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को हम लोग मान लेते हैं x, मतलब एक पेंसिल का दाम कितना था x रुपया था, हमारे पास कुछ पता नहीं है, और इरेजर के दाम को मान लेते हैं हम y। तो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर हमारे पास कितना मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर होगा हमारे पास y के बराबर। अब हमारे पास कितना बोला हुआ है 2 पेंसिल, मतलब कि 2 टाइम्स x। एक पेंसिल का अगर दाम x था तो 2 पेंसिल का दाम 2x होगा। और कितना बोला है 3 इरेजर, 3 इरेजर मतलब 3 टाइम्स y, तो 3 टाइम्स यहां आ जाएगा y। और फिर क्या करना है, इन दोनों का साथ में जो कॉस्ट है, इसका मतलब दोनों को प्लस करते ही हमारे पास क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। इसका मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 के बराबर। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन को। वहां 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स की बात की है, तो 4 पेंसिल और 6 इरेजर मतलब 4 पेंसिल मतलब 4 टाइम्स x, 6 इरेजर मतलब 6 टाइम्स y, और इन दोनों का जो जोड़ के कॉस्ट आया होगा वो कितना आया होगा 18 के बराबर। मतलब कि प्लस करने पे कितना बनेगा 18। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 18 बनेगा। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एक सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इरेजर के दाम कितने हैं और पेंसिल के दाम कितने हैं उनको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इसका वेरिएबल का वैल्यू उसके वेरिएबल के वैल्यू में शिफ्ट करेंगे। तो अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले यहां पर अगर मैं सिंपल से बात करूं कि हम लोग को x को लाना है, तो सबसे पहले तो 2x ले लेते हैं। ये 3y उधर जाए क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y। और फिर अगर x की बात करो, सिर्फ x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 3y बाई 2 आ जाएगी, बाई 2 आ जाएगा नीचे। अब ये जो वैल्यू है इसको उठा के कहां हम लोग प्लग इन करते हैं, इसको उठा के यहां प्लग इन करते हैं। तो यहां जहां x है ना वहां पर क्या लिखोगे 4 टाइम्स x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे 9 माइनस 3y बाई 2 लिख दोगे, 9 माइनस 3y बाई 2 लिख दोगे। और अगले में क्या है हमारे पास प्लस 6y है, और यहां पर क्या है 18 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, लेकिन आराम से करना, कोई हड़बड़ी वाली चीज नहीं है। यहां पर मुझे दिख रहा है 2 और 4 कटते हुए, तो इनको यूज कर लेते हैं। 2 टाइम्स 2 कट जाएगा, और फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो 18, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना ना भूलना सभी लोग, माइनस 6y, और यहां पर बनेगा प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो यहां माइनस 6y से प्लस 6y हो गया कैंसिल, 18 इज इक्वल्स टू 18 आ गया। ये तो कोई सिचुएशन थोड़े है सर, ये तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। x और y का वैल्यूज कहां गया, x और y दोनों ही खत्म हो गए। यहां से x भी खत्म हो गया, यहां से y भी खत्म हो गया। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ हमारे साथ? तो इसको बोलते हैं जनरल ट्रुथ। 18 इक्वल टू 18 आ जाना, 2 इक्वल टू 2 आ जाना, इसका मतलब यहां सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर कोई केयरफुली इन दोनों इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, या कंसिस्टेंसी छोड़ो नेचर चेक करेगा, तो उसको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की लाइंस है। अभी देखते हैं हम लोग। सो लाइंस चेक करने के लिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके बाद थोड़ा इस लाइंस के बारे में पता करते हैं। a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 हमारे पास क्या क्या सेट हो रहे हैं। a1 बाई a2 हमारे पास क्या सेट हो रहा है, देखो 2/4 सेट हो रहा है, 2/4 है। b1 बाई b2 क्या सेट हो रहा है, 3/6 सेट हो रहा है। और c1 बाई c2 क्या सेट हो रहा है, 9/18 सेट हो रहा है।
कमाल की बात तो ये है सर कि सारे लोग रिड्यूस होने वाले हैं 1/2 में। सभी लोगों का आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसका मतलब यहां पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों हमारे पास क्या हुए? इक्वल हो गए। a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और साथ ही साथ किसके इक्वल है? c1/c2 के इक्वल है। और ये कंडीशन किसका होता है? हमारे पास ये कंडीशन होता है कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस और उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हमारे पास इस टाइप का सिचुएशन बन गया था, लेकिन हमें पता नहीं चला। हमें वर्ड प्रॉब्लम करते टाइम ये थोड़े पता चला, लेकिन बाद में जब सॉल्यूशन आए ना, यहां 18 = 18, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि सर ऐसा कुछ सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा है। तो जब ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, तो प्लीज चेक योर नेचर। हमेशा क्या करो? अपने नेचर को चेक करो। अभी कभी कभी बनाने टाइम ये भी आ जाता है, किसी किसी स्टूडेंट लोग को समस्या आता है, सर ऐसा क्यों बन रहा है हम लोग का कि 2 = 3 आ गया, ये कहां से हो गया? ये तो ट्रूथ ही नहीं है, ये तो सच ही नहीं है। क्या 2 कभी 3 के बराबर हो सकता है? नहीं। ये अगर आ जाए तो समझ जाना कि पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। ये कभी ट्रूथ तो नहीं है, बट ये क्या बोलेगा कि ये पैरेलल लाइंस को डिनोट कर रहा है। मतलब कि तुम इसकी कंडीशन को चेक करोगे ना, तो वहां पर तुम्हें a1/a2 b1/b2 के बराबर तो मिल जाएगा, बट c1/c2 के बराबर नहीं मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन जब बनते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब भी ऐसा कुछ बन जाए जहां x और y का वैल्यूज ना आ पाए, तो तुम क्या करना? हमेशा अपने लाइंस का नेचर चेक कर लेना। नेचर चेक करने से उनकी असलियत या उनकी हकीकत आप लोगों को पता चल जाएगा। सो नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, ये एक अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के लिए रिमार्क बनाने का कि सब्स्टिट्यूशन से हमेशा आंसर नहीं आ सकता है। वो हम लोग क्या कर सकते हैं? नेचर ऑफ लाइंस को भी हमें चेक करना चाहिए हमेशा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। So now we have two rails are represented by this equation. Will the rails cross each other? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास दो रेलवे ट्रैक्स के इक्वेशन दिए हुए हैं। मतलब ऑलवेज है, ऑब्वियस है कि लॉजिकल इंजीनियर तो अब ये नहीं ना बनाएगा बैठ करके, वहां पर रेलवे ट्रैक्स को नहीं बनाएगा, बट एक रफ आइडिया लेना है कि क्या सच में ये दोनों इंटरसेक्ट करते होंगे, मतलब क्या ये दोनों लाइंस का कभी मिलन होगा। तो उसके लिए सिंपल क्या करते हैं, हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग निकले, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे, बट इंटरसेक्टिंग नहीं निकले तो ये दोनों लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर रहे होंगे। तो इसको हम लोग बना लेते हैं सिंपल। पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, x + 2y = 4 है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + 4y = 12 है। ये 12 उधर चला गया और 4 भी उधर चला गया। अब हम लोग इसके a1/a2 को देखते हैं। तो a1/a2 हमारे पास कितना बन रहा है, 1/2। फिर हम इसको b1/b2 को देखते हैं। तो b1/b2 हमारे पास कितना बन रहा है, 2/4। फिर से ये 1/2 है। क्या बात है, ये भी एकदम सही है। और अब हम लोग देखते हैं 4/12 को, मतलब c1/c2 को। तो c1/c2 को चेक करोगे तो आंसर आएगा 4/12, जो कि होता है 1/3। इसका मतलब यहां a1/a2 और b1/b2 बराबर है, बट यहां पर a1/a2 और b1/b2 बराबर है, बट c1/c2 बराबर नहीं है। कांस्टेंट्स वाले टर्म्स बराबर नहीं है। ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल के। तो पैरेलल के जो कंडीशंस हैं, इसका मतलब ये दोनों रेलवे ट्रैक्स कैसे जा रहे होंगे, इस तरह से। और हम लोग जानते भी है ना, रेलवे ट्रैक्स इसी तरह के होते हैं, यहां पर बिछे हुए रहते हैं लाइंस, ट्रैक्स। तो ये जो होते हैं ये हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं। इस तरह के ये दोनों लाइंस जाएंगे जो पैरेलल रन करेंगे। तो पैरेलली रनिंग ट्रैक्स हैं हमारे पास। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि विल दी टू रोड्स क्रॉस ईच अदर। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, यहां पर आंसर करेक्ट हमारे पास होगा नो। व्हाई नो, बिकॉज दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। इनकी कंडीशन हमने चेक कर ली है कि ये कैसे होंगे, ये पैरेलल लाइंस होंगे। दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। दिस इज द फाइनल आंसर हमारे पास। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको चेक कर लेते हैं। ये तो कंडीशन चेकिंग की बस क्वेश्चन थी। आप चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर वैसा ही आ रहा होगा, 2 = 3 या कुछ इक्वल टू कुछ नहीं आ रहा होगा जो असलियत में नहीं होगा। तो ये पैरेलल लाइन से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। Now we have solve the following pair of linear equations by the substitution method। तो हमारे पास क्या है, इनको substitution method से हमें निपटाना है। तो फटाफट निपटाते हैं यार, किस बात की देरी है हमें। तो एकदम तुरंत यहां पर क्या करो, x + y का वैल्यू 14 दिया है, वाह गुड बात है। और यहां पर क्या दिया हुआ है, x - y का वैल्यू 4 दिया हुआ है। मुझे ये दिख रहा है कि ये -y उधर जाते ही +y बन जाएगा। तो ये काम आसान बन जाएगा, फटाफट एकदम सब्स्टिट्यूट करो। x का वैल्यू 4 + y बन जाएगा। ये वैल्यू को हम लोग कहां सब्स्टिट्यूट करना रहता है, सेकेंड या फर्स्ट इक्वेशन से। हमने जिस चीज से लिया है, ये हमने कहां से लिया है, फ्रॉम दी सेकेंड इक्वेशन।
और ये कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर किसी को डाउट होता है तो ये लिख सकते हो, पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, यहां पुट करना है। तो x प्लस, पहले लिख लो वो इक्वेशन को, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब x के जगह क्या डाल दो, 4 प्लस वाई, x के जगह डाल दो यहां पर 4 प्लस वाई। अब इसको रिड्यूस कर लो, रिड्यूस करते ही जो हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 आ गया। तो इसका मतलब 4 प्लस 2 टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू 14। 4 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 बन जाएगा, जो कि होता है 10। फिर 2 नीचे आएगा, कट के आंसर आ जाएगा 5, y का वैल्यू आ जाएगा 5। फिर ये y को बैक सब्स्टिट्यूट कहां करोगे, बैक सब्स्टिट्यूट करोगे इसको यहां x लाने के लिए। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या था, 4 प्लस y था। x का वैल्यू हमारे पास 4 प्लस y था, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5 के बराबर, जो कि होगा 9। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे, इन दोनों के आंसर क्या आएंगे हमारे पास, इन दोनों का आंसर क्या होगा हमारे पास, x कॉमा y आंसर होगा हमारे पास, x का वैल्यू 9 है और y का वैल्यू 5 है। ये हमारे पास क्या होंगे, इनके सॉल्यूशंस होंगे। तो x और y के सॉल्यूशंस हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन में देखो 3x माइनस वाई या इस तरह की कुछ चीजें बनी हुई हैं, इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा, देखना 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहां 3 बन रहा है, ये y को उधर भेज दो, तो ये 3x और ये 3 को इधर ले आओ, तो 3x माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। ये हमने कहां से लिया है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया है। तो ये पुट कहां करेंगे, ये चीज को अगर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो इसको पुट हमेशा सेकंड इक्वेशन में करना है। तो इसको लिखोगे, पुट y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 इन सेकेंड इक्वेशन। ये हुआ हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो इस चीज को पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग डिफरेंटिंग से। तो 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या है, 9 है। अब y की जगह क्या डाल दोगे, y के जगह पूरा का पूरा ये चीज डाल दोगे, मतलब 3 टाइम्स y के जगह पूरा ये डाल दो 3x माइनस 3 के बराबर, और यहां आ जाएगा 9। तो 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 इक्वल्स टू 9। 9x से 9x कट गया, 9 इक्वल टू क्या आ गया, 9। ये तो अभी जस्ट हमने ऐसा केस देखा था 18 इक्वल्स टू 18 वाला या 9 इक्वल्स टू 9 वाला। तो साफ हम लोग भी ये कह सकते हैं कि पक्का ये कौन से टाइप के लाइंस होंगे, को इंसिडेंट लाइंस होंगे, और इनके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये दोनों लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, को इंसिडेंट लाइंस आएंगे। ये कैसे लाइंस आएंगे, को इंसिडेंट लाइंस आएंगे। और यहां पर कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। यहां पर कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। बट अगर आपको बोला जाए कि आपको कोई एक भी सॉल्यूशन बताने बोला गया, एक भी सॉल्यूशन, तो तुम लोग क्या करो, यहां पर सिंपल y की कोई भी वैल्यू ले लो, एवरी वैल्यू ऑफ y एंड एवरी वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू सैटिस्फाई दिस बोथ इक्वेशंस। क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब होता है हर एक पॉइंट उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब यहां कोई भी वैल्यू ऑफ x और कोई भी वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाई करेगा। तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहां क्या होगा। So x and y can take any values to satisfy, कोई भी वैल्यूज को वहां लो ले सकते हैं हम लोग। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन से चेक भी कर सकते हैं, कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में भी आपका कमांड बन चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ नए टाइप के सब्स्टिट्यूशंस, नए टाइप के सब्स्टिट्यूशंस हमारे पास कैसे बनते हैं। तो नए टाइप के जो सब्स्टिट्यूशंस है वो रूट वाले क्वेश्चंस है। रूट वाले क्वेश्चंस में काफी बच्चों लोगों को क्या होता है, डर होता है कि रूट वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। मतलब रूट वाले क्वेश्चंस में हम लोग को सर रूट देख के ही एक पता नहीं क्यों अंदर से एक इमेजिनेशन बना हुआ है कि रूट तो हमेशा हार्ड ही होता होगा। अब इस रूट का देखना क्या गजब आंसर आएगा, ये रूट खत्म ही हो जाएगा, इसका खेल ही खत्म हो जाएगा पूरा। मतलब एक तरह से ये रूट इज गोइंग टू बी डेड वन, रूट मरने वाला है। अब रूट को मारने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले सेकंड इक्वेशन को चूज करते हैं। रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ये रूट 8y को उधर भेज दो, चलो रूट 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 8y। और फिर ये क्या करो, x का वैल्यू निकालना है ना, तो ऐसे लिख दो रूट 8 बाई रूट 3 और यहां y चिपका दो। मतलब कि रूट से नहीं डरना है, रूट कुछ भी आए, रूट को क्या करो, सिंपल एकदम नंबर की तरह ट्रीट करो अपने में, नंबर की है, नंबर ही है ये भी। तो अब ये क्या करोगे, ये कहां से निकाले हो, सेकंड इक्वेशन से, तो इसको पुट कहां करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो इस चीज को
हम लोग कहां पुट करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन से। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो इस चीज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ रहा है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। √2 x के जगह क्या डालना है, x के जगह जो हमने सब्सटीट्यूशन लिया है √8y बाई √3, इसको डालना है, √8y बाई √3 प्लस यहां आ जाएगा √3y इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब देखो यहां पर क्या बन रहा है, ये √3 है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये √3 बन रहा है। अब जब एलसीएम में लूंगा तो पहले इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, √8 इंटू √2 कितना होता है, √16, मतलब ये आएगा √8 इंटू √2 √16, और √16 हमारे पास कितना होता है, 4 आ जाएगा। तो ये रिड्यूस होके कुछ ऐसा दिखेगा, 4y अपॉन √3 प्लस √3y, अगला वाला में हमारे पास √3y है, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का एलसीएम लेने पे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब कि एलसीएम √3 आने वाला है, ये एज इट इज चिपकने वाला है, यहां √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, जो कि हमें दे देगा 3y, और यहां पर आ जाएगा 0 के बराबर। 4y प्लस 3y 7y आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 0, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0, 7y 0 है, इसका मतलब y 0/7, और 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड दो, आंसर आपके पास 0 आएगा। सो इन दिस वे द मोस्ट डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चन जो आप लोग को काफी डिफिकल्ट लगता है वो काफी आसान वे में हो सकता है। उसको क्या करना है, सिंपल उसको नंबर्स की तरह ट्रीट करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, कोई हम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। और ये देखो कुछ कुछ लोग को फ्रैक्शंस में कंफर्टेबिलिटी नहीं आता है, तो फ्रैक्शंस में अगर कंफर्टेबिलिटी लाना है तो इसको एलसीएम लेकर के सबको उस तरफ भेज दो, ताकि कॉन्स्टेंट एक तरफ हो जाए और नंबर्स को एक तरफ रख लो अपने पास। तो इसको भी हम लोग डील कर लेते हैं। चलो हमारे पास क्या है, इस टाइप के इक्वेशंस देखना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, -2। अब इसको डील करते हैं, 2 3 जा तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा तो 5 2 जा 10y, फिर ये 6 इधर मल्टीप्लाई होके -12 दे देता, और यहां पर क्या आ जाता, 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू -12। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसके साथ अपना इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे, अब हम इस इक्वेशन के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग। तो यहां पर आ जाएगा 2x, यहां आ जाएगा 3y, और ये 6, तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 3y बाई 6 इज इक्वल्स टू 13/6। अब यहां पर मुझे तो एक चीज बहुत काफी क्लियरली दिख रहा है, अगर आप लोग को आदत नहीं है तो मैं बता देता हूं, यहां 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वैसे भी यहां पर ये ऊपर ही जाने वाला था, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 13 इंटू 6 78 बनता ना, और फिर वो 6 से काटने पे वापस 13 ही दे देता। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को उड़ा दिया, तो उससे मेरा काम आसान पड़ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 आ गया हमारे पास। अब हम इससे सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इससे वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा देखना, इससे जो वैल्यू आएगा 2x का वैल्यू आएगा 13 माइनस 3y, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 माइनस 3y बाई 2 आ जाएगा, 13 माइनस 3y बाई 2 आ जाएगा, और फिर ये वैल्यू को कहां डालोगे, यहां की ओर, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12 आ गया। अब इसमें यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के जगह क्या डालना है, x के जगह हमें इन चीजों को डालना है, 9 टाइम्स 13 माइनस 3y बाई 2 इज माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12। अब एकदम फटाफट इसका एलसीएम ले लो, तो 13 9 से कर लो, 13 9 3 से कर लो, और सबको एकदम एलसीएम लेकर के उधर भेज देते हैं। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास एक ब्लैंक साइड की जरूरत पड़ेगा, तो यहां हम लोग कर लेते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन बन रहे थे वो क्या है, 9 3 से 27, 9 1 9 2 11, 117 माइनस 27y बाई 2, और हमारे पास क्या बन रहा है, बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12, माइनस 10y इज इक्वल्स टू बन रहा है हमारे पास 12। अब इसका एलसीएम ले लो, तो यहां क्या बन जाएगा 2, और यहां बन जाएगा 12, फिर ये बन जाएगा 117 माइनस ऑफ 27y, और ये 1 2 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो 10 भी 2 से मल्टीप्लाई होके -20y आ जाता। तो कुल मिला के ये बन रहा है हमारे पास 117 माइनस ऑफ 47y बाई 2 इज इक्वल्स टू 12 बन रहा है। ये देखो हमारे पास 12 भी था ना, ये हमारे पास -12, ये बेसिकली ये -12 है,
यहां पर एरर हो गया, ये -12 आएगा। अब नेक्स्ट में भी इसको एडिट कर लेते हैं, ये -12 आएगा हमारे पास, ये सब जगह माइनस 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 है, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 117, ये -47y, और यहां पर आ जाएगा -24। फिर ये -24 को इधर क्लिक करोगे तो 117 + 24 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा 47y। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको उधर भेज दिया और इसको इधर खींच लिया, तो इससे क्या हुआ, वो बेसिकली पॉजिटिव वाला टर्म क्रिएट हो गया। पॉजिटिव टर्म अच्छे होते हैं ना हमारे लिए, तो वहां पर कितना आ गया, 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, और यहां आ गया हमारे पास 141। अब हम लोग इसको थोड़ा चेक करते हैं कि यहां 141 इज इक्वल टू 47y। तुक्केबाजी से तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि 7 का टाइम्स में 1 यूनिट्स डिजिट में आ रहा है, तो वो 3 से ही मल्टीप्लाई होकर आ सकता है। सबसे करीबी मल्टीपल कौन सा है, 3 है। तो आप लोग अगर चेक करेगा तो 47 का ये 3 टाइम्स परफेक्टली फिट बैठता है, तो 47 के यहां बार में एकदम 3 टाइम्स बैठ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। और अगर y का वैल्यू जैसे ही हमारे पास 3 आ गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x का वैल्यू हमने क्या लाया था, x का वैल्यू हमारे पास ये आया था, ये वाला x का इक्वेशन था हमारे पास। तो ये x का जो वैल्यू है 13 - 3y/2, यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, x को वैल्यू लिख लेते हैं 13 - 3y/2। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां आ जाएगा 13 - 3 × 3/2। आंसर आ जाएगा हमारे पास 13 - 9/2, और 13 - 9 होता है हमारे पास कितना, 4/2, जो कि हो गया 2। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो इसमें हम लोग क्या किया, फ्रैक्शन को रिड्यूस किए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, उसको काट छाट के पूरा एकदम रिड्यूस करके हम लोगों ने देखा कि यहां से रिडक्शन पूरा चालू हुआ है, और रिडक्शन होते 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 क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व किया है। बट एलिमिनेशन हमारे लिए इतना मेहनत नहीं पड़ेगा, एलिमिनेशन में हम लोग इसको काफी आसानी से कर लेंगे। सो इन दिस वे वी कैन प्रोसीड आउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। सो आप लोगों को काफी समझ में आ रहा होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। सिंपल, कोई भी इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डाल देना, और उसको उठा करके नेक्स्ट इक्वेशन में डाल देना। अगर 1 से आया है तो 2 में डाल देना, 2 में आया है तो 1 में डाल देना, और उसको सब्स्टिट्यूट करके हमारे को सॉल्व करना रहता है। बस वो सॉल्विंग टेक्निक आप लोगों के ऊपर डिफरेंट हो सकती है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है कि हमें बताओ, सॉल्व करो इन दोनों को, और जो आंसर आएगा उसको, उसमें जो x और y के वैल्यू है वो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, y = mx + 3 को सेटिस्फाई करते हैं। तो तुम्हें बताना है कि m की वैल्यू क्या है, m यहां पर क्या है, या m की वैल्यू क्या होगी। तो इसको भी सिंपल कैसे करना है, पहले तो 2 इक्वेशंस लिख लो, उन दोनों को सॉल्व कर लो। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x + 3y = 11 है, और यहां पर क्या है, 2x - 4y = -24 है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा अपना निंजा, मैं यहां पर लगा दूंगा एक निंजा टेक्निक। मुझे यह दिख रहा है कि यहां 2x की जरूरत है, आप कहीं से भी लाओ सर, यहां 2x की ही जरूरत बनेगी। आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट करो, या सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, 2x की जरूरत बनेगी। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x + 3y = 11, और ये 3y को उधर भेज देते हैं, तो यहां आ जाएगा 11 - 3y, और ये किसकी वैल्यू है, 2x की। बस इसी वैल्यू को तो हम डाल देंगे, क्योंकि 2x की ही तो जरूरत थी, सेकंड इक्वेशन में भी तो हमें 2x ही चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन में डालते ही हमारे पास क्या आएगा, देखना। सेकंड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 2x - 4y = -24 है। यहां पर ये 2x के जगह क्या डालोगे, ये 2x के जगह ये पूरी चीज डालोगे, 11 - 3y डाल दोगे, और आगे क्या है हमारे पास, 4y = -24। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 11 -7y = -24। फिर ये -24 यहां आएगा, और ये यहां चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 11 + 24 = 7y, और यहां मिल जाएगा हमें 35 = 7y। 7 से ये कैंसिल होते ही आ गया 5 = y। ये है हमारा एक्सप्रेशन, और जैसे ही हमें y की वैल्यू 5 मिल गई, उसको हम वापस से बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम x निकाल लेंगे। तो अब ये चीज को हमें कहां प्लॉट करना है, या हमें कहां डाल देना है, यहां पर। तो इसका मतलब पहले ही एक्सप्रेशन लिख लो, 2x = 11 - 3y, और y की वैल्यू यहां 5 डाल दो, तो 2x = 11 - 3 × यहां y की वैल्यू 5 डाल दो, तो आ जाएगा 11 - 15। तो 11 - 15 हमारे पास कितना होता है, -4। तो 2x = आ गया -4, तो x का वैल्यू आ गया -4/2, जो कि होता है -2। इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितना आ रहा है, x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास
-2 और y का जो वैल्यू आ रहा है, y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5 के बराबर। अब उसको हम लोग कहां प्लॉट कर देंगे, उस इक्वेशन में डाल देंगे ताकि x और y हमारे पास दो दो अननोन वेरिएबल्स हैं वो मिल जाए। मतलब कि y को यहां डाल दो और x वाले इक्वेशन को यहां डाल दो, तो हमारे पास क्या क्या मिलेंगे देखना जरा। तो इनको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव, पहले इक्वेशन है लिख लेते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस 3। y की जगह क्या डाल दो, 5 डाल दो, m x की जगह क्या डाल दो, -2 प्लस 3। तो 5 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m प्लस 3 आ जाएगा। फिर ये 2m को इधर भेज दो और ये 3 उधर भेज दो। बेसिकली क्या करो, ये 2m को इधर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा और ये 5 को उधर भेज दो, मतलब 3 तो उधर पॉजिटिव में था ही था, 5 को उधर भेज दो ताकि वो क्या हो जाएगा, उधर जाके कट के नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 माइनस 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 और 2m। तो 2 से 2 कट गया, m का वैल्यू -1 आ गया। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। m की जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो आ जाएगी -1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर एग्जांपल्स। अब हम लोग देखते हैं कि और एग्जांपल्स हमारे पास कैसे कैसे बन सकते हैं। बट आप लोगों को अब सब्स्टिट्यूशन में एक रफ आइडिया से ज्यादा मिल चुका होगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग लगते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में तो आप लोग प्रो ही चुके होंगे। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो पेडागोजी है या जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनने पर ही वर्ड प्रॉब्लम्स को समझा जा सकता है। वरना वर्ड प्रॉब्लम्स भी क्या है, किसी किसी के स्कूल्स में या मैक्सिमम स्कूल्स में बच्चे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि सर वर्ड प्रॉब्लम्स हवा नहीं लगता है। वर्ड प्रॉब्लम का जो वो प्रॉब्लम बोल देता है ना, एज में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सर वो ऊपर से बाउंसर चला जाता है। तो उसके लिए ना एकदम ध्यान से सुनना। कुछ कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा और कुछ कुछ पेडागोजी एक अलग तरीके से बताऊंगा, तो उससे क्या होगा आप लोगों को समझ में आएगा। बट अगर आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा है देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन सो दैट वी कैन गिव मोर अमेजिंग एंड अमेजिंग कंटेंट टू ऑल। तो हमारे पास जो पहला वर्ड प्रॉब्लम है वो है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमारे पास जो ये प्रॉब्लम है उसमें ध्यान से देखना क्या बोला है कि जो दो डिफरेंस है कोई भी दो नंबर से, एक काम करो लेट कर लो फर्स्ट नंबर को x। हमारे पास पहला नंबर क्या है, x है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, y ले लो। दूसरा नंबर हमारे पास ले लो कि y है, और मैं मान के चलता हूं कि कोई डिफरेंस है ना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब कि x माइनस वाई है वो होगा 26 के बराबर। तो ये मैं मान के चल रहा हूं। बट कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर x माइनस वाई क्यों, y माइनस एक्स क्यों नहीं। तो y माइनस एक्स भी हो सकता है, x माइनस वाई भी हो सकता है। जब आप लोग ये सिचुएशन बोल रहे हो ना तो हमेशा एक कंडीशन जरूर मार लेना कि यहां पर x जो होगा वो y से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ये कंडीशन कहने पर आप लोग ये बात बोल सकते हो कि सर बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं तो ही हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, वरना छोटे में से बड़ा घटा दोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा ना। तो इसीलिए ये कंडीशन मार के रख लो। तो x माइनस वाई का वैल्यू 26 है। अब यहां क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। अब एक नंबर जो इनमें से है वो दूसरे का 3 गुना है। मतलब एक नंबर जो है वो ऑब्वियस है कि वो एक नंबर क्या होगा, वो बड़ा वाला नंबर होगा। इन दोनों में हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है, x है। तो x जो है वो y का 3 गुना है। तो हमारे पास जो x का वैल्यू है वो क्या है, y का 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स y है। ये हमारे पास पूरा ये कहानी लिखा हुआ है। तो इसका पूरा इंग्लिश स्टेटमेंट का मतलब मैथ्स में क्या बन रहा है कि x जो है वो y का 3 गुना है। अब इसको कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पे देखना हमारे पास क्या बनेगा, ये चीज को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करो। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। x के जगह क्या पुट करोगे, 3y। तो यहां पर बन जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26। आंसर आ जाएगा y का 13। और जैसे ही y का वैल्यू 13 आएगा उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देना, तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स 13, मतलब कि 39। तो ये तो काफी इजी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना के चेक कर सकते हैं कि कौन कैसे सेटिस्फाई करेगा। सो ये तो बहुत इजी सिचुएशन था कि हम लोग सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स बनाए, बना करके सेट कर दिए, नंबर सेट हो गया, x को ग्रेटर देन y ले लिए, माइनस करके पूरे कंडीशंस को बैठाते गए, आंसर हमारे पास एकदम प्लेन सॉल्यूशन आते गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन, और हमारे पास कोई नए टाइप के डीलिंग होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, मतलब कुछ नया पैटर्न देखने को मिल सकता है। वो ये होता है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। देखो यहां जो दो एंगल्स की बात हो रही है ना, उसके बारे में कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री है। यहां पर ये वर्ड पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये सप्लीमेंट्री वर्ड क्यों लिखा है। हमारे पास जो ये वर्ड है सप्लीमेंट्री, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि
जो भी हमारे पास दो एंगल्स है वो दोनों का जो सम हो रहा होगा, मान लो ये x वाला है और मान लो ये y वाला है, इन दोनों का जो सम है अगर इन दोनों को हम सीधा लाइन पे प्लॉट कर देंगे तो वो क्या मिल जाएंगे हमारे पास 180 डिग्री मिल जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, जिन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब पहला इक्वेशन तो मैं देख के ही कह सकता हूं कि यहां पर x प्लस वाई का वैल्यू कितना बनेगा हमारे पास, x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास बनेगा 180 डिग्री के बराबर, x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री। और अगर बोलेगा कोई हमको कि आगे वाली बात पढ़ो, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, शक्ल से देख के लग रहा है कि यहां पर लार्जर जो है वो y है, x से बड़ा है, फिगर देख के ही आप लोग बोल सकते हो ये 120 डिग्री ये 60 डिग्री, उस टाइप की चीजें बन रही है यहां पर। तो ये जो है y यहां बड़ा है। अब क्या बोला है, लार्जर जो है वो छोटे से 18 ज्यादा है, मतलब उसका इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। उसको हिंदी में ऐसे बोला जाता है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे से 18 ज्यादा है। तो छोटे से अगर वो 18 ज्यादा है तो उसको हम लोग फ्रेम कैसे करते हैं, सिंपल, सबसे पहले बड़े वाले एंगल को लिख दो, वो छोटे से मतलब छोटे वाले एंगल को लिख दो और फिर उसमें 18 को ऐड कर दो, मतलब x प्लस 18 होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, एक दूसरा कंडीशन, इसको पढ़ के हमने इसको क्रैक कर लिया है कि वो कंडीशन हमारे पास क्या कहना चाहता है। सो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सिंपल y इक्वल टू x माइनस 2, यही तो पूरा सिचुएशन है। ये पुट, ये 2 है, ये 1 है, सिंपल क्या करोगे, पुट 2 इन 1, सिंपल, ये y की वैल्यू यहां उठा के यहां डाल दो। तो पहले इक्वेशन 1 को लिख लो आराम से, प्रेम से इसको लिख लेते हैं। और y की वैल्यू हमें क्या डालनी है, x प्लस 18, मतलब ये y की जगह क्या डालना है, x प्लस 18 डालना है। पीछे कौन है, ऑलरेडी x मौजूद है, और उस साइड कौन मौजूद है हमारे पास, 180 मौजूद है। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 18 आ जाएगा। 10 में से 8 जाते ही हमारे पास 2, 7 में से 1, तो 2x का वैल्यू आ गया 162, x का वैल्यू आ गया 162 बाई 2 जो कि होता है 81। x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 81 डिग्री। अब हमारे पास सवाल आता है कि y कितना होगा, तो ये x के वैल्यू को यहां उठा के बैक सब्स्टिट्यूट करो, मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशन था y इक्वल्स टू वो कितना था, x प्लस 18 था। तो x प्लस 18, तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, x को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 81 प्लस 18 आ जाएगा, तो 99 डिग्री। इसका मतलब एक्चुअली ये डायग्राम y का वैल्यू यहां पर बोल रहा है कि 99 डिग्री था और x का वैल्यू यहां पर 81 डिग्री था, तभी जाके ये सिचुएशन सेट हुआ होगा। तो इसका मतलब तुम लोग चेक भी कर सकते हो अपने गिवन कंडीशन से, जो हमारी जो कंडीशन बनी होती है और जो हमारे लीनियर इक्वेशंस बने होते हैं वो बिल्कुल फिट बैठते हैं, तभी वो वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में फ्रेम होते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम्स कोई हार्ड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ थोड़े लॉजिकल होते हैं और थोड़े ट्विस्टेड फॉर्म में लिखे रहते हैं कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, जो दोनों में से बड़ा है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो उसी टाइप का ये चीज बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में उसमें किस टाइप के लॉजिक्स को हम लोग डील कर सकते हैं या कौन से डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम आते हैं। फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम में हमें क्या दिखता है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 when 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. find the फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के अंदर की पूरी छेड़छाड़ है। तो फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, दो पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो लेट द न्यूमरेटर बी x। हम लोग एक काम करते हैं, न्यूमरेटर वाले पार्ट को x अज्यूम कर लेते हैं और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को y अज्यूम कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें दोनों की वैल्यूज पता हो जाएगी, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बस फिट करके एक फ्रैक्शन ला देना होगा। तो x और y को पता करना हमारा मेन मकसद है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिचुएशन को। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका मतलब न्यूमरेटर को लिख दो और फिर डिनोमिनेटर को भी लिख दो और दोनों के अंदर क्या ऐड कर दो, यहां पर भी एक 2 ऐड कर दो और यहां पर भी एक 2 ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा, जैसा सिचुएशन हमें कहा गया है वैसा हमने बना दिया। तो ये जो फ्रैक्शन बन जाएगा x/2 और y/2, ये जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा, 9/11 के बराबर। तो ये होना चाहिए 9/11 के बराबर। अगर हम इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हमें पूरा एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा जिसमें x और y हो और कोएफिशिएंट्स हो। तो इसको मल्टीप्लाई करते ही 11 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स y प्लस 2 मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, 9y को इधर शिफ्ट कर लो, 22 को उधर शिफ्ट कर लो, तो 11x माइनस ऑफ 9y
इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18 माइनस 22 जो कि होता है -4 के बराबर। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बन गया? हमारा पहला इक्वेशन बन गया हमारे पास 11x माइनस ऑफ 9y इक्वल्स टू -4। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है जो हमने सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को पढ़ के समझ के बनाया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन से बनाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ये कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 3 को हमें फिर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा? 5/6। इसका मतलब तो इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। इसका मतलब कि हमें न्यूमरेटर में भी यहां पर 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी यहां 3 ऐड करना है। बिल्कुल सेम सा सिचुएशन है, जिसने हमने 2 और 2 ऐड किया था वैसे हम यहां पर 3 और 3 ऐड कर रहे हैं। तो वो जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा? 5/6 के बराबर। तो यहां जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 5/6। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि फिर से वो फॉर्म बन जाए। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे हर एक टर्म से 6x + 18 आएगा, और यहां पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म से तो यहां 5y + 15 आएगा। अब इन सबको एक साथ ले आते हैं, तो इन सबको एक साथ ले आते ही हमें क्या दिख जाएगा? ये 5y इधर आते ही 6x - 5y इक्वल्स टू 15 में से 18 गया -3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो दो इक्वेशंस है उन दोनों को लिख लेते हैं हमें सबसे पहले। तो हमारे पास इक्वेशन है 11x माइनस ऑफ 9y इज इक्वल्स टू -4, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है? 6x माइनस ऑफ 5y इज इक्वल्स टू -3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन से x की एक वैल्यू ले आते हैं। x की जो भी वैल्यू आएगी उसको कहां प्लग इन कर लेंगे? सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड से आ रहा है तो वो फर्स्ट में प्लग इन हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं? इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम लोग सिर्फ x की बात करें तो ये 5y उधर चल जाएगा, तो 6x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये 5y उधर जाते ही प्लस ऑफ 5y बन जाएगा, और उधर कौन था इसका वेट कर रहा था? -3। फिर ये x जो है, सिर्फ x की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 5y - 3/6। ये आ जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू कन्फाइंड, और जो इसकी वैल्यू है उसको हम लोग कहां डालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये चीज को हम लोग कहां डालने वाले हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये चीज हमने डालना है इक्वेशन नंबर 1 में। डालते हैं, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। 11x - 9y, 11x माइनस ऑफ 9y इक्वल्स टू -4, और हमें इसमें डालना क्या है? हमें इसमें डालना है x इक्वल टू 5y - 3/6। तो हमें डालना है पुट x इक्वल्स टू 5y - 3/6। अब हम क्या करते हैं? इसको यहां पर प्लग इन कर लेते हैं। तो 11x के जगह आ जाएगा 5y - 3/6, और यहां माइनस ऑफ 9y इज इक्वल्स टू -4 आ गया। ठीक है, सभी लोग को ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, यहां मल्टीप्लाई और एलसीएम दोनों साथ में ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 55y, और ये बन जाएगा 11 3 33। फिर जब इस सबका एलसीएम लेते हैं तो यहां पर आता है एक पूरा बड़ा सा 6, और ये पूरा चीज तो 6 का 6 1 बार में आ रहा है, तो ये पूरा चीज तो डिट्टो कॉपी हो जाएगा। और जो बाकी वाली चीज है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को भी 6 से करने पे -54y आ जाएगा, और यहां पर फिर क्या बन जाएगा? -4। फिर ये 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? -24, और फिर बाकी सारे चीजों को रिड्यूस करो। देखो 55 - 54 बन रहा है, तो 55 - 54 हमारे पास कितना आ जाएगा? सिंपल है, हमारे पास आ जाएगा यहां पर y, और यहां एक -33 है ना, तो ये -33 को उधर भेज दो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 33 माइनस का 24, और 33 माइनस का 24 हमारे पास कितना आ जाता है? 33 - 24 हमारे पास 9 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू हमें कितने मिल गई? y की वैल्यू हमें मिल गई 9। अब y की वैल्यू को हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये पूरे चीज को उठा के हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इस गिवन इक्वेशन में x में। तो ये जो x है उसको दोबारा लिख लेते हैं, और उसमें जो y की ऑब्टेन्ड वैल्यू है उसको डाल लेते हैं। सो x की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो थी 5y - 3/6। अब हमें क्या करना है? यहां पर पुट करना है। y की वैल्यू कितनी पुट करनी है? हमें 9। तो y की वैल्यू यहां 9 पुट करते ही यहां पर बन जाएगा 9 × 5 -3/6। तो ये बन गया हमारे पास 45 -3/6, और 45 - 3 हमें 42 मिल जाएगा। 42/6 डिवाइड करने पे हमें 7 मिल जाएगा। जो ये आया है वो x का वैल्यू है। तो इसका मतलब अगर y का वैल्यू हमारे पास गिवन है 9 है, तो उस पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है। सो
x का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 है, y का वैल्यू हमारे पास कितना है 9 है। 7 क्या था हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट था, 9 क्या था डिनोमिनेटर वाला पार्ट था। तो जो हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन आया होगा, जो फ्रैक्शन आता है वो क्या होता है हमारे पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कुछ चीज बाई कुछ चीज होता है। तो न्यूमरेटर कितना है 7 और डिनोमिनेटर कितना है 9। ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर टू गो। सो इस वे में हम लोग सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड प्रॉब्लम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसको कैसे डील कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी मोर वर्ड प्रॉब्लम। और एक हमारे पास लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हम एज रिलेटेड डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। सो दैट गोज समवॉट लाइक दिस। ये आप लोगों के अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ये काफी अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत एडवांस लॉजिक में फ्रेम किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनना, 5 years हेंस और 5 years अगो, कुछ साल पीछे और कुछ साल आगे की जब बात की गई हो तो उसमें एक टेक्निक अपना लेते हैं हम लोग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का। क्योंकि जो भी सिचुएशन होता है ना, उस सिचुएशन के लिए वर्क करना हमें एकदम आना चाहिए। अगर उसने पास्ट में हमसे पूछा है तो हम पास्ट के बारे में डील करेंगे, फ्यूचर के बारे में पूछा है तो हम फ्यूचर के बारे में डील करेंगे। तो अब मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट में जिन दोनों की एजेस पूछी गई है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट, यहां किसकी बात हो रही है जैकोब भैया की और जैकोब के बेटे की बात हो रही है। तो इसका मतलब एक जैकोब होगा और एक उसका सन होगा। जैकोब के एज को, वो भी प्रेजेंट एज को हम लोग x ले रहे हैं, सन के प्रेजेंट एज को हम लोग y ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सिचुएशन क्रिएट कि जैकोब के प्रेजेंट एज को x लिया और उसके बेटे के प्रेजेंट एज को y ले लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे और पीछे। पहला स्टेटमेंट क्या है 5 years हेंस। याद रखना हेंस वर्ड का मतलब 5 साल आगे की बात कही गई है, यहां पर 5 साल और आगे की बात है। तो इसका मतलब अगर हम लोग फ्यूचर में 5 साल अहेड की बात कर रहे हैं तो जैकोब का एज कितना हो जाएगा, जैकोब का एज हो जाएगा x प्लस 5 और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, उसके सन की एज हो जाएगी y प्लस 5 के बराबर। इसका मतलब 5-5 साल दोनों में ऐड कर देना। अगर वो भी x का था तो उसमें 5 साल ऐड कर देना, उसका बेटा y का था तो उसमें 5 साल ऐड कर देना है। अब क्या सिचुएशन बोला है, द एज ऑफ जैकोब। यहां ध्यान देना, यहां जिस एज के बारे में बात की गई है वो है कि जैकोब का जो एज है, जैकोब्स एज वो हो जाएगा कितना 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब्स की जो एज है वो हो जाएगी 3 times हिज सन्स एज। जैकोब की एज यहां से लिख दो x प्लस 5, उसकी सन की एज यहां लिख दो y प्लस 5 और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वे में हमारे पास क्या बन जाएगा गिवन लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15 आ जाएगा, 3y इधर जंप करते ही x माइनस 3y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन जो कि हमने फ्यूचर के कॉलम से निकाल चुका है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में किसकी बात कही गई है देखना। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें बोला गया है 5 years अगो। अगो का मतलब होता है कि 5 साल पहले क्या सिचुएशन था। तो सबसे पहले तो इनके 5 साल पहले की एजेस पता कर लेते हैं। तो 5 साल पहले जैकोब जो होगा वो होगा x माइनस ऑफ 5। अगर वहां प्लस 5 था तो पास्ट में माइनस 5 होना चाहिए और उसका जो सन का एज होगा वो भी हो जाएगा y माइनस 5 के बराबर। अब क्या बोला है 5 years अगो, तो 5 साल पहले यहां की क्या सिचुएशन है, जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। यहां पर ये बोल रहा है कि जैकोब का जो भी एज है वो 7 times हो जाएगा अपने सन का, मतलब जैकोब की जो भी एज होगी वो 7 times होगी। तो जैकोब की यहां एज क्या है x माइनस 5, वो हो जाएगी कितनी 7 times सन की एज y माइनस 5 के इक्वल। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस ऑफ 35। अब ये 7y को इधर खींच लो तो x माइनस 7y इक्वल्स टू यहां माइनस 35, यहां प्लस 5 जाएगा तो माइनस 35 प्लस 5 हमें माइनस ऑफ 30 देगा। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन फॉर्म। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशन तो फॉर्म कर चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें कहां करना है, सब्स्टिट्यूट करके एक एक की वैल्यू हमें डाल देनी है। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आ रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में रख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशंस है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 30, x माइनस 7y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 30 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू ऑफ 10। अब हम एक काम करते हैं, यहां तो दोनों इक्वेशन बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं, दोनों में से किसी की भी वैल्यू, मतलब कोई भी इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और x की वैल्यू दूसरे में डाल देंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले इक्वेशन से थोड़े से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ये 7y को उधर फेंक देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ x की बात हो रही है, 7y को उधर फेंक देना तो ये आ जाएगा 7y प्लस में, क्योंकि ये माइनस हो जाके प्लस और ये माइनस 30 आ गया। ये वैल्यू को हम लोग कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे,
ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे हमारे सेकंड इक्वेशन में। दिस विल बी पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिख दो प्रेम से सेकंड इक्वेशन को लिख दो, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, और यहां पर x की वैल्यू हमें क्या रखनी है फर्स्ट इक्वेशन से, x की वैल्यू हमें रखनी है 7y माइनस ऑफ 30 के बराबर। तो ये चीज को यहां उठा के डाल दो, तो x के जगह डाल दो 7y माइनस 30, और यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 10। अब ये माइनस 30 उधर जाके 10 में प्लस 30 कर देगा, और फिर ये 3y 7y में माइनस होके 4y कर देगा, फिर ये आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 40, और 4 से ये 40 कैंसिल होके 10 आ जाएगा। तो बेसिकली y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। अब ये y की वैल्यू को वापस यहां डालने से हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा हमारा वापस। तो y की वैल्यू यहां डाल दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 टाइम्स 10 माइनस 30, तो हमें क्या मिल गया 70 ऑफ माइनस 30, एंड 70 माइनस 30 विल गेट 40। तो ये हो गए हमारे y और x दोनों की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, मतलब x की भी वैल्यू मिल चुकी है और y की वैल्यू मिल चुकी है। तो इस वे में हम लोग यहां पर जो हमारे एजेस थे जो हमें माना है जैकोब की एज कितनी होगी हमारे पास, जैकोब की एज हमारे पास 40 मिल रही है और सन की एज उसके हमारे पास 10 मिल रही है। देखो यहाँ सिचुएशन वही है, जैकोब को हमने x माना था 40 आया, उसका सन y माना था वो 10 आया। तो इस वे में हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी दो गिवन लीनियर इक्वेशंस को वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे डील किया जा सकता है और उसको फ्रेम करके समझाया कैसे जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी मजा आया होगा सब्स्टिट्यूशन सीखने में और इसके बारे में और भी चर्चा करने में। आज का लेक्चर सिर्फ लंबा इस वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में गया हुआ है, बट इन वर्ड प्रॉब्लम्स को जिस वे में मैंने हैंडल किया है आप लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस वे में हम लोग हैंडल करना सीख सकते हैं सर आपसे। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर ऑल टुडे। हम लोग अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा एलिमिनेशन मेथड पे डिस्कस। तो इस वे में हमारे साथ बने रहिएगा और भी अमेजिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। हिट द लाइक बटन, गो फॉर सब्सक्रिप्शन, एंड of course be connected with Academic Origin. Myself Devashish will help you from the scratch to the advanced. Thank you and bye bye.